अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बजट डेफिसिट एंड हाउ टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। और आज ही के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक बजट डेफिसिट जो है वो किसी डेवलपिंग इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बजट डेफिसिट की। इफ़ गवर्नमेंट रेसिट्स आर लेसर दैन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स then this type of budget will be called deficit budget। पाकिस्तान में आने वाला जो फिस्कल ईयर है 2021, उसके लिए इनकम के जो एस्टिमेट्स हैं वो हैं 3,942 बिलियंस, और जो इसके एक्सपेंडिचर्स के एस्टिमेट्स हैं वो हैं 7,136 बिलियंस। क्लियरली इनकम के जो एस्टिमेट्स हैं वो कम हैं और एक्सपेंडिचर्स के एस्टिमेट्स उससे ज़्यादा हैं। यानी पाकिस्तान की जो आमदनी है वो उसके अखराजात के मुकाबले में कम है। अगर हम एक्सपेंडिचर्स में से रेसिट्स को माइनस कर दें तो 3,194 बिलियंस के इक्वल जो डेफिसिट है वो कैलकुलेट होता है। यानी पाकिस्तान को 3,194 बिलियंस का जो डेफिसिट है उसका सामना है। ये इट्स इक्वल टू 7% ऑफ GDP। यानी जो हमारा करंट डेफिसिट है दैट इज़ इक्वल टू 7% ऑफ GDP। अब क्वेश्चन डज अराइज how the government will fill this gap between income and expenditures। इस गैप को फिल करती है हुकूमत आमतौर पे डेफिसिट फाइनेंसिंग के ज़रिए। यानी अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये बताती जाऊँ कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए जो डेफिसिट बजट है उसको क्यों बनाया जाता है। डेफिसिट बजट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर हुकूमत अपनी आमदनी से ज़्यादा अखराजात करती है तो इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर्स विल लीड्स टू एन इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड, एंड इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड विल रिजल्ट इन इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, and the increase in investment will expected to lead a simultaneous and equal increase in employment rate and GDP, जो कि किसी भी इकोनॉमी को लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो ये की जाती है कि जो इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर्स है, जो डेफिसिट है वो लेके जाएगा किसी भी कंट्री को लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है। अच्छा जी, डेफिसिट फाइनेंसिंग के 3 सोर्सेज हैं: बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, बोरोइंग फ्रॉम नॉन बैंक सोर्सेज एंड प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। यानी हुकूमत या तो सेंट्रल बैंक से और कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करती है, या फिर जो नॉन बैंक सोर्सेज हैं जिनमें पोस्ट ऑफिस शामिल हैं, सेविंग सेंटर्स शामिल हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं, इन सोर्सेज से भी हुकूमत जो है वो बोरोइंग करती है टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट। या फिर हुकूमत किसी भी चीज़ को गारंटी रखे बगैर नोट छाप लेती है, जिसको हम कहते हैं प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स। अच्छा जी, अब ये जो 1, 2 एंड 3 हैं, ये तीनों जो फॉर्म्स हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की, उससे मनी सप्लाई में इजाफा हो जाता है वेरी क्लियरली। अच्छा जी, अब इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स अ इकोनॉमिक बूम और अ रिसेशन, ये डिपेंड करता है कि जो डेफिसिट है 3,194 ये किस तरह के एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करेगा। अगर ये फाइनेंस करेगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को, जिससे हुकूमत को कोई फर्दर रेवेन्यू हासिल हो, तो इससे इन्फ्लेशन नहीं होगा, इससे कंट्री की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें इजाफा होगा, GDP में इजाफा होगा, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। लेकिन जैसा कि आमतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, अगर ये जो डेफिसिट है 3,194 बिलियंस का, ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करेगा, तो इससे कंट्री की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें इजाफा नहीं होगा, इससे इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा नहीं होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा नहीं होगा। क्यों, इसको हम देखते हैं कि अगर इसको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे ख़र्च किया जाए तो इसका मतलब है कि उस कंट्री में जो एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन GDP। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की अमाउंट क्या है, पहले जितनी ही है। अब उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए 3,194 बिलियंस के बराबर और नोट आ गए हैं उस मुल्क में। यानी उन्हीं जो एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हीं को मज़ीद 3,194 नोटों की मदद से ख़रीदा जाएगा।
यानी मौजूदा यानी एग्जिस्टिंग जो गुड्स हैं उनको ख़रीदने के लिए कंट्री में नए नोट आ गए हैं, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई में इजाफा हो जाएगा और मनी सप्लाई में इजाफे से डेफिनेटली कीमतों में इजाफा हो जाएगा और इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होगा। यानी जब एग्जिस्टिंग गुड्स को पहले से ज़्यादा पैसों की मदद से ख़रीदा जाएगा तो उससे कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हो गया है या इन्फ्लेशन बढ़ गया है। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड्स टू एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। टाइट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए इंटरेस्ट रेट में या पॉलिसी रेट में इजाफा कर दिया जाएगा। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जिससे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। देयर विल बी अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड्स टू अ मल्टीपल डिक्रीज इन GDP। ड्यू टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट में कमी से कौमी आमदनी में कई गुना कमी वाक़या हो जाती है। ठीक है, इस अमल को हम कहते हैं मल्टीप्लायर का अमल। इसको हम डिटेल से किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब के लिए हम इतना ही जानते हैं कि अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट विल लीड्स टू अ मल्टीपल डिक्रीज इन GDP। ठीक है, इससे क्या होगा कि उस मुल्क की जो कौमी आमदनी है उसमें कई गुना कमी वाक़या हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में कमी से कौमी आमदनी में भी कमी होगी और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी गिर जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाएगा। यानी उस कंट्री को सामना करना होगा फॉल इन GDP एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बढ़ती हुई बेरोज़गारी और कौमी आमदनी में कमी, दोनों का सामना होगा, जिससे वो जो कंट्री है वो रिसेशन में चला जाएगा। यानी एक बजट डेफिसिट जो है वो किसी डेवलपिंग इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आने वाला अगला नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो होगी उस कंट्री की। तो अब हमने कंक्लूड क्या करना है कि डेफिसिट बजट इज़ गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन अगर ये जो डेफिसिट है उससे हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करेंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ चली जाएगी। तो बेहतर है कि जो ये डेफिसिट है इसको हम फाइनेंस करें डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, यानी जिससे तरक्याती जो मंसूबे हैं उन पे इन पैसों को लगाया जाए ताकि जो कंट्री है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इजाफा हो, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो, गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो, जिससे अगर गुड्स एंड सर्विसेज में भी इजाफा हो जाता है तो उस कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं होगा। मनी सप्लाई में इजाफे के बावजूद भी इन्फ्लेशन नहीं होगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की जो अमाउंट है वो पहले की निस्बत बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही आज के लेक्चर का कंक्लूजन है कि डेफिसिट बजट जो है वो किसी इकोनॉमी को किस तरफ लेके जाएगा ये डिपेंड करता है कि उस डेफिसिट से या उस एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ मनी है उससे किस तरह के एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस किया गया है।